Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Law for All. I hope you all are doing well. सॉरी गाइस, कल मैं ठीक नहीं थी इसलिए मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई थी। आज मैं 2 वीडियोस पोस्ट करूँगी, एक 2 बजे जो अभी आपके पास आ रही है और एक शाम को 4 बजे आएगी। तो लास्ट वीडियो में हमने गाइस 2 टॉपिक्स किए थे, सेक्शन 19 एंड 20, जिसमें हमने सेंट्रल अथॉरिटी की पावर्स की ही बात की थी। आज भी हम सेंट्रल अथॉरिटी की पावर की बात करेंगे जो कि सेक्शन 21 में डिफाइंड है, जिसमें बात की गई है पावर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी टू इशू द डायरेक्शंस एंड पेनल्टीज अगेंस्ट फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। हमने पढ़ा था कॉर्पोरेट की प्रोविजंस में कि एक ये एक्ट किस लिए आया था कि कोई भी फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ना आए, कोई भी वायलेशन ना की जाए इस एक्ट की प्रोविज़न की, कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना की जाए। तो अगर इन केस कोई पर्सन ये सारी चीज़ें करता भी है तो उसके ऊपर ऑफ कोर्स पेनल्टीज लगेंगी, ठीक है ना। कोई ऑर्डर पास किया जाएगा सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा कि गलत काम किया या तो पेनल्टी लगेगी या इम्प्रिजनमेंट होगी, ठीक है। तो अब इन केस अगर कोई पर्सन फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट लेके आता है, कोई गलत ऐड पब्लिश करता है, ठीक है, तो उस केस में क्या क्या पेनल्टीज इम्प्लाई होती है वो सेंट्रल अथॉरिटी बताती है, ठीक है। इसके बारे में बात की गई है इन सेक्शन 21। तो इसमें क्या लिखा है, वेयर द सेंट्रल अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड आफ्टर एन इन्वेस्टिगेशन दैट एनी एडवर्टीजमेंट इज फॉल्स और मिसलीडिंग एंड इज प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ एनी कंज्यूमर और इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है वायलेशन ऑफ द कंज्यूमर राइट्स। देन इट मे बाय द ऑर्डर इशू डायरेक्शंस टू द कंसर्न्ड ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर, एंडोर्सर, advertiser or publisher as the case may be to discontinue the advertisement or to modify the same in such manner and within the specific time। देखो, हमने पहले ही पढ़ा है कि जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसके पास पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी करती है, या अगर वो खुद से भी कर सकती है इन्वेस्टिगेशन, अगर उसके पास कोई कंप्लेंट लिखवाई जाती है तो, या फिर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर दिया है तो वो इन्वेस्टिगेशन करती है, ठीक है। एंड इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको लगता है पता कि किसी फर्म में या किसी एडवर्टाइजर ने या किसी मैन्युफैक्चरर ने या फिर किसी भी बंदे ने फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट पब्लिश की है या मार्केट में इशू की है, ठीक है, और वो एडवर्टाइजमेंट ऐसी है जो जिसमें कि कंज्यूमर राइट्स के प्रोविजंस की वायलेशन हुई है, या फिर एडवर्टाइजमेंट ऐसी है जो कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो इन केस उस केस में क्या है कि जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसके पास पावर है कि वो डायरेक्शंस ऑर्डर पास कर सकती है कि या तो वो एडवर्टाइजमेंट बंद कर दी जाए टू डिसकंटिन्यू सच एडवर्टाइजमेंट, या फिर उस एडवर्टाइजमेंट में कुछ चेंजेस लाने के लिए कह सकती है कि उसके बाद वो एडवर्टाइजमेंट कंटिन्यू की जा सके, ठीक है। और अगर मॉडिफिकेशन के लिए कहा जाएगा तो जिस तरीके से मॉडिफाई करने के लिए कहा जाएगा उसी तरीके से करनी पड़ेगी और उसी टाइम के अंदर अंदर करनी पड़ेगी। अगर सेंट्रल अथॉरिटी ने, हम एग्जांपल लेते हैं कि XYZ फर्म को ऑर्डर दे दिया कि आपने अपनी इस ऐड में ये चीज़ें मॉडिफाई करनी है और 15 डेज़ के अंदर अंदर करनी है, तो उस फर्म को ये काम उतने ही दिनों में करना पड़ेगा और उतने ही मैनर में करना पड़ेगा, उसी मैनर में करना पड़ेगा जिस मैनर में सेंट्रल अथॉरिटी ने कहा है, ठीक है। सेकंड इज द सेंट्रल अथॉरिटी कैन इम्पोज पेनल्टीज ऑफ ₹10 लाख फॉर फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। अगर कोई भी पर्सन, ये कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर, एंडोर्सर, एडवर्टाइजर और पब्लिशर या कोई भी अदर पर्सन कोई फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट लेकर आता है, पब्लिश करता है, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगती है 10 लाख रुपए तक की, ठीक है, और एंड अप टू 50 लाख फॉर सब्सिक्वेंट वायलेशन। और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के अलावा कंज्यूमर एक्ट के किसी भी प्रोविजन की और वायलेशन की जाती है तो 50 लाख उसके ऊपर पेनल्टी और लगती है, मतलब टोटल कितना हो गया 60 लाख, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द सेंट्रल अथॉरिटी कैन बैन फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स एंडोर्सर्स फ्रॉम द एंडोर्समेंट फॉर अप टू 1 ईयर एंड अप टू 3 ईयर फॉर द सब्सिक्वेंट वायलेशंस। वही बात है कि सेंट्रल अथॉरिटी अगर कोई भी ऐसा पर्सन है एंडोर्सर जो कि फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दे के आता है, पब्लिश करता है, तो उस पर्सन को, उस एंडोर्सर को बैन कर सकती है फॉर 1 ईयर एंड अप टू 3 ईयर फॉर द सब्सिक्वेंट वायलेशंस, और वो कोई भी ऐड उतने टाइम पीरियड के लिए मार्केट में पब्लिश नहीं कर सकता, नहीं लेके आ सकता, ठीक है। नेक्स्ट इज द सेंट्रल अथॉरिटी कैन इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ अप टू ₹10 लाख ऑन एनीवन फाउंड टू पब्लिश और टू पार्टिसिपेट इन द मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी कोई पर्सन उस एडवर्टाइजमेंट को, जब उन्होंने नोटिस दे दिया था कि एडवर्टाइजमेंट या तो उसमें चेंजेस लाए जाएंगे या फिर वो एडवर्टाइजमेंट बंद कर दी जाएगी, डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी,
उस इन्वेस्टिगेशन और नोटिस के बाद भी अगर कोई पर्सन उसी ऐड को दोबारा मार्केट में पब्लिश करता है या उसी ऐड की पब्लिकेशन में पार्टिसिपेट करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगती है कितने की, 10 लाख रुपीज़ की। ठीक है। नेक्स्ट इज नो इंडोर्सर शैल बी लाइबल टू अ पेनल्टी इफ ही हैज एक्सरसाइज्ड ड्यू डिलिजेंस टू वेरीफाई द वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी, उसने फैक्ट्स की कंफर्मेंस की थी उस एड की, ठीक है, ऑफ द क्लेम्स मेड इन द एडवर्टाइजमेंट एंड रिगार्डिंग द प्रोडक्ट और द सर्विस बीइंग एंडोर्स्ड बाय हिम। अब उन्होंने क्या बोला कि कोई भी एंडोर्सर लाइबल नहीं होगा अगर उसने ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन की थी, ठीक है, पब्लिश करने से पहले हर एक चीज़ को रिव्यू किया था, वेरासिटी उसकी देखी थी कि कितनी एक्यूरेसी है, और क्लेम्स लिए थे, वेरासिटी के क्लेम लिए थे, और उसके बाद ही उसने एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग जो भी प्रोडक्ट या सर्विस के रिगार्डिंग जो ऐड है उसको एंडोर्स किया था अपनी तरफ से और उसको मार्केट में पब्लिश किया था। ठीक है। अगर ड्यू डिलिजेंस में और वेरिफिकेशन के बाद ऐड लाई गई है तो उस पर्सन के ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। ठीक है। द लास्ट इज अ पर्सन कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर अ पेनल्टी इफ दे पब्लिश्ड और अरेंज्ड फॉर द पब्लिकेशन ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट इन देयर ऑर्डिनरी बिजनेस। अगर कोई भी पर्सन पब्लिश करता है या अरेंज करता है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट की पब्लिकेशन करता है अपने ऑर्डिनरी बिजनेस में, तो भी वो पर्सन लाइबल नहीं होता फॉर द पेनल्टी। ठीक है। अब इन्होंने क्या लिखा है, द पेनल्टी इज डिटरमाइंड बाय कंसिडरिंग द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब पेनल्टी हम लगा तो रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर किया जाएगा वाइल इम्पोजिंग द पेनल्टी। ठीक है। फर्स्ट इज द पॉपुलेशन एंड द एरिया इम्पैक्टेड और इफेक्टेड बाय सच ऑफेंस। जो एडवर्टीजमेंट मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट लाई गई है, ठीक है, उससे कितने एरिया में कितने पॉपुलेशन में इफेक्ट हुआ है, ठीक है, मतलब कितने कंज्यूमर्स पे इफेक्ट हुआ और कितने एरिया में हुआ है, उससे हम पता करेंगे कि कितनी हमारे ऊपर पेनल्टी लगेगी। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी एंड द ड्यूरेशन ऑफ सच ऑफेंस। वो एड और वो भी जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है या फिर जो भी उन्होंने ऑफेंस किया वो कितने टाइम तक चला है, ठीक है, ड्यूरेशन। नेक्स्ट इज द वल्नरेबिलिटी ऑफ द क्लास ऑफ द पर्सन लाइकली टू बी एडवर्सली इफेक्ट बाय द ऑफेंस। मतलब कितने एरिया के कितने पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन्स उस ऑफेंस से, उस एड से, उस मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से एडवर्सली इफेक्ट हुए। ठीक है। फिर है द ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम द सेल्स इफेक्टेड। हमारा रेवेन्यू कितना, सेल्स का जो रेवेन्यू होता है, इनकम कितनी इफेक्ट हुई है उस ऑफेंस से, उस एड से। ठीक है। ये 4 फैक्टर्स है, पॉपुलेशन, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन, वल्नरेबिलिटी ऑफ द क्लास ऑफ पर्सन्स एडवर्सली इफेक्टेड एंड द ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम द सेल्स इफेक्टेड। ठीक है। और लास्ट इन्होंने क्या लिखा कि सेंट्रल अथॉरिटी शैल गिव द पर्सन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बिफोर द ऑर्डर इज पास। ये तो हर एक चीज़ में होता है ना कि जब भी कोई ऑर्डर पास किया जाता है पेनल्टी का, इम्प्रिजनमेंट का, कोई भी एक्ट हो, कोई भी, उस केस में सेंट्रल अथॉरिटी या जो भी अथॉरिटी, इस केस के अलावा कोई भी अथॉरिटी अगर ऑर्डर पास कर रही है तो हर एक अथॉरिटी उस पर्टिकुलर पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे रख सके, उसके बाद ही ऑर्डर पास किया जाएगा। ठीक है। तो ये था सेक्शन 21, पावर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी टू इशू द डायरेक्शंस एंड पेनल्टी अगेंस्ट एनी फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स करेंगे छोटे छोटे, एंड अब जल्दी से हम इन्हें कवर करेंगे। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो यू कैन पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन इवन DM in my Insta. So do not forget to like, share and subscribe to my channel for more updates. Thank you and have a nice day.